हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम इस लेक्चर के अंदर लाभ का जो जोखिम सिद्धांत है यानी रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो लाभ का जोखिम सिद्धांत है ये F.B. हॉले ने दिया था, यानी इसके जो प्रणेता है वो फ्रेडरिक बर्नार्ड हॉले हैं। तो आइए शुरू करते हैं लाभ का जो जोखिम सिद्धांत है उसको। सबसे पहले हम लाभ के बारे में जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। कोई भी जो उद्योगपति होता है, उद्यमी होता है, साहसी होता है, और उसे जो है उत्पादन के दौरान जो है अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है और साथ में उसे जो है जोखिम भी उठाना पड़ता है। अब इस जोखिम को जब वो उठाता है तो जोखिम एक व्यक्ति तभी उठाने के लिए तैयार होगा अगर उसको बदले में कुछ पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जब एक उद्योगपति जोखिम उठाता है तो उस जोखिम उठाने के बदले में उसको जो पुरस्कार मिलता है वह पुरस्कार ही जो है प्रॉफिट या लाभ कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय का वह भाग जो वितरण की प्रक्रिया में साहसी या उद्यमी को प्राप्त होता है वह प्रॉफिट कहलाता है। जो उत्पादन के साधन होते हैं जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर है, उत्पादन के दौरान जो ये चारों साधन अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जब उत्पादन हो जाता है तो उस दौर के बाद में जितना जितना जिनका कंट्रीब्यूशन होता है उतना उतना उनको जो बांट दिया जाता है। अब सपोज की एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो है 500 करोड़ रुपए की नेशनल इनकम हुई, तो इस 500 करोड़ रुपए में से जो है लेबर का कितना कंट्रीब्यूशन था वो जो है उसको दे दिया गया। उसके बाद में जो लैंड थी उसको कितना कंट्रीब्यूशन था वो जो उसको दे दिया गया। उसके बाद देखा गया कि कैपिटल है वो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो उसको दे दिया गया। जब हम इन तीनों का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं उसके बाद में जो कंट्रीब्यूशन बच जाता है यानी उत्पादन के बाकी साधनों को उनका जो हिस्सा देने के बाद में जो बच जाता है वो जो है लाभ कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर आप फैक्टर के दृष्टिकोण से देखें तो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो उद्यमी होता है उसको उत्पादन से जो हिस्सा प्राप्त होता है उसको जो प्रॉफिट का नाम दिया गया है। अब आप परिभाषा देखते हैं जैकब ऑस्कर के अनुसार एक व्यवसाय की बाहरी और आंतरिक जो लागतें हैं वो देने के बाद मजदूरी, ब्याज, लगान आदि देने के बाद जो शेष आय रह जाती है वह लाभ कहलाती है। इसके बाद है लाभ के सिद्धांत। अब देखिएगा जो लाभ है वो क्या चीज होती है, इसको लेकर के जो अलग अलग विद्वान हैं, अर्थशास्त्री है, उनमें मतभेद रहा है। किसी ने इसको जो है नवप्रवर्तन का परिणाम बताया है कि जो उद्योगपति होता है वो इनोवेशन करता है और इनोवेशन के परिणाम स्वरूप उसको जो पुरस्कार प्राप्त होता है वही प्रॉफिट है। किसी ने इसको जो है जोखिम उठाने का परिणाम बताया, कोई अनिश्चितता को लाभ मानता है, कोई जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो गत्यात्मकता आती है, जो परिवर्तन होते हैं उसको जो प्रॉफिट मानते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं के अनुसार ही जो है अलग अलग सिद्धांत भी डेवलप किए गए हैं। तो इसमें एक जो इनोवेटिव थ्योरी ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का जोखिम सिद्धांत, अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो है लाभ के जोखिम सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। लाभ का जो गत्यात्मकता का सिद्धांत है उसको हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब पहले अपन लाभ के जोखिम सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि लाभ का जो जोखिम सिद्धांत है वो अमेरिकन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक बर्नार्ड हाले ने दिया है। उनकी एक पुस्तक आई थी, पुस्तक का नाम था इंटरप्राइजेज एंड प्रोडक्टिव प्रोसेस। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने जो है अपने इस लाभ के जोखिम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। हाले क्या कहते हैं कि उद्यमी जो होता है वो उत्पादन के का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। वैसे तो उत्पादन के सभी कारक जो होते हैं, जैसे चाहे वो श्रम हो, चाहे पूंजी हो, चाहे वो भूमि हो, सभी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इन सब में से अगर सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो वो जो है उद्यमी है, क्योंकि उद्यमी ही बाकी तीनों साधनों का अरेंजमेंट करता है, वह उत्पादन को शुरू करता है और उत्पादन को अंजाम तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से ये जो उत्पादन का जो साधन उद्यमी है ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पादन के अन्य साधनों को एकत्रित करता है और उनका प्रयोग करते हुए उत्पादन करता है। इस दौरान वह जोखिम उठाता है और उसी के कारण जो उसको लाभ मिलता है, यानी लाभ जो है पूरी तरह से जोखिम उठाने का परिणाम है।
हाले के अनुसार ये जोखिम उत्पाद के पुराने पड़ जाने, कि कई बार क्या होता है प्रोडक्शन हम शुरू करते हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन शुरू किया जाता है तो उसके बाद में अचानक ऐसा होता है कि लोग जो उस चीज़ को पसंद करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ जब उनको पुरानी लगती है वो फैशन से बाहर हो जाती है, आउटडेटेड जो हो जाती है। तो इस प्रकार की जो चीज़ होती है, ऐसे में जोखिम रहता है कि जैसे ही हमने जो है उत्पादन शुरू किया, वो चीज़ जो पुरानी लगने लगी लोगों को, लोग अब उसका प्रयोग नहीं करते, तो उसके में पूरा जोखिम है कि हानि होने की संभावना है। दूसरा, महत्वपूर्ण कच्चे माल की अनुपलब्धता। सपोज कि हम जो है वो किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस करने, जैसे कपड़ा प्रोड्यूस करने का जो कारखाना लगा रहे हैं, अब हो सकता है कि कपड़े के अंदर जिस कपास की आवश्यकता होती है कच्चे माल के रूप में, वो कपास कच्चे माल के रूप में उपलब्ध ना हो, तो उसकी वजह से भी हानि हो सकती है, क्योंकि चलो प्रोडक्शन करेंगे तो अपने को बंदी लागत तो आएगी, तो बंदी लागत का नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अचानक कीमत में गिरावट आ सकती है, क्योंकि मांग और जो पूर्ति होती है उसमें काफ़ी अनिश्चितता होती है कि अचानक आने वाले समय में मांग में गिरावट आ सकती है। मांग में गिरावट आने के कारण कीमतों में कमी आ सकती है, या कोई स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता होने के कारण जो है मांग में कमी आ सकती है, उसके कारण कीमत कम हो सकती है। प्रतियोगियों द्वारा अच्छे प्रतिस्थापन का निर्माण करना, कि जिस वस्तु का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके जो स्थानापन्न होते हैं, उनके कारखाने लगे और वो स्थानापन्न जो है हमारे प्रोडक्शन से बेहतर हैं, तो उस अवस्था के दौरान भी जो है नुकसान हो सकता है। हमने उत्पादन शुरू किया, उस दौरान जो है युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध की अवस्था के दौरान हमें पता है कि सारी जो परिस्थितियाँ होती है, आर्थिक परिस्थितियाँ वो प्रतिकूल हो जाती है, तो उस अवस्था में भी हानि हो सकती है। अचानक कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा का कोई बाढ़ है, भूकंप है, इस प्रकार के जो है वो प्राकृतिक आपदाएँ आने की वजह से फैक्ट्री में नुकसान हो सकता है, बिल्डिंग गिर सकती है, या अन्य प्रकार के जो डैमेज है वो हो सकता है, कच्चा माल नष्ट हो सकता है। जैसे बाढ़ का पानी गोदाम में घुस गया तो कच्चा माल खराब हो गया, या तैयार माल था वो भी खराब हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे रिस्क होते हैं जिसकी वजह से जो उद्योगपति होता है वो उठाता है, और उन्हीं रिस्क के परिणाम स्वरूप ही जो है एक उद्योगपति को प्रॉफिट प्राप्त होता है, ऐसा हाले का मानना है। इस प्रकार उत्पादन और ये जो बिक्री होती है उसके बीच में भी एक अंतराल होता है। मान लीजिए कि प्रोडक्शन हमने जो है 1 जनवरी 2021 को पूरा कर लिया, लेकिन जो प्रोडक्शन हमने पूरा किया है वो प्रोडक्शन तुरंत नहीं बिकेगा। जैसे मान लीजिए हमने जो 100 गाड़ियों का निर्माण किया, अब ये 100 गाड़ियाँ तुरंत नहीं निकल जाएंगी, इनको निकलने में हो सकता है कि भी 2 साल का समय लग जाए। तो इस अवधि के दौरान जो है कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जिसके कारण जो आय होती है वो लागत से भी कम हो सकती है, यानी जो कॉस्ट होती है वो तो ज़्यादा हो जाए और उसके मुकाबले जो इनकम है वो कम रह जाए, तो उसके कारण भी जो है हानि होने का जोखिम रहता है, हानि होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से ये जो उद्यमी है, हमने जो अब तक के जो जो विभिन्न प्रकार के जो जोखिम डिस्कस किए हैं, वो एक उद्योगपति क्यों उठाना चाहेगा, ये बड़ा सवाल है। कि चाहे वो किसी भी प्रकार का जोखिम हो, हर प्रकार के जोखिम में उसको जो हानि होने की संभावना है, तो क्यों एक उद्योगपति हानि उठाने के लिए तैयार होता है? वो इसलिए हानि उठाने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मुझे हानि नहीं हुई तो लाभ अवश्य होगा। इसलिए उस लाभ को प्राप्त करने के लिए एक उद्योगपति जो है वो रिस्क उठाता है, न कि हानि को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे में ये जो जोखिम का सिद्धांत है, अगर आप उसको निष्कर्ष के रूप में देखें तो निष्कर्ष यही कहता है कि एक उद्योगपति जो विभिन्न प्रकार के जोखिम उठाता है, और ऐसे में कुछ जोखिम ऐसे होते हैं जिनके बारे में वो सही अनुमान नहीं लगा सकता, कुछ जोखिम ऐसे होते हैं जिसके बारे में वो पूर्वानुमान लगा सकता है। तो पूर्वानुमान जो लगा सकता है उसका वो जो है रिस्क कवर कर लेगा पहले से ही, तो उसके कारण उसको हानि नहीं होगी, तो उसके कारण उसको प्रॉफिट भी नहीं मिलता। तो कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिसके बारे में उसके अनुमान सटीक नहीं होते, उस प्रकार का जो रिस्क होता है उसी की वजह से जो एक उद्योगपति है उसको जो प्रॉफिट प्राप्त होता है। परिभाषा देखते हैं पापा हाले के अनुसार, एक व्यवसाय का प्रबंध और समन्वय का पुरस्कार नहीं है, यह जो जोखिम उठाने और उत्तरदायित्व का पुरस्कार है। तो कुछ जो अर्थशास्त्री है वो ये मानते हैं कि लाभ जो प्रबंध और समन्वय का पुरस्कार है, लेकिन हाले ने उनकी आलोचना करते हुए अपनी परिभाषा में इसको इंक्लूड किया है कि लाभ जो प्रबंध और समन्वय का पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह जो है जोखिम उठाने और आगे बढ़ करके कार्य करने का उत्तरदायित्व लेने का जो पुरस्कार है वो लाभ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाभ और जोखिम के बीच में हाले ने धनात्मक संबंध बताया है। रिस्क जितना बड़ा
हाले के अनुसार प्रॉफिट भी उतना बड़ा, अगर रिस्क की मात्रा कम है तो हाले के अनुसार प्रॉफिट है वो भी कम होगा। तो इस प्रकार से हाले जो है पूरी तरह से लाभ को जो जोखिम का परिणाम मानता है। अब जोखिम के जो प्रकार है उसके बारे में आप देखते हैं। पहले है प्रतिस्थापन की जोखिम, रिप्लेसमेंट रिस्क। रिप्लेसमेंट रिस्क ये होता है कि कई बार जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान बिल्डिंग जो होती है वो पुरानी हो जाती है, जर्जर हो जाती है, तो हमें जो है उस बिल्डिंग को रिप्लेस करना पड़ता है। तो पता नहीं कब बिल्डिंग पुरानी हो जाए, कब उसको रिप्लेस करना पड़ जाए, ये भी एक प्रकार का जो है रिस्क होता है। और दूसरा जो होता है मशीनरी, कि मशीनरी में लगातार घिसावट होती रहती है और कई बार घिसावट जो होती है अनुमान से ज़्यादा भी हो सकती है, तो उस दौरान जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो उस अवस्था में जो भी जो है वो हानि का जोखिम रहता है। दूसरा होता है मुख्य जोखिम, प्रॉपर रिस्क। इसमें कई बार क्या होता है कि उत्पादन बिकता नहीं है, कि अचानक जो है डिमांड कम हो जाती है या जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती। जैसे हमने जो है कूलर, एसी वगैरह का प्रोडक्शन किया लेकिन पूरे साल गर्मी नहीं पड़ी, उसकी वजह से ये प्रोडक्शन जो है वो नहीं बिकेगा, तो उसकी वजह से जो है रिस्क होता है। दूसरा व्यापार चक्रों का सामना करना। कई बार एक उत्पादक जो होता है वो मंदी के दौर में फंस जाता है, तो मंदी के दौर में हमें पता है कि हानि होती है, तो वहाँ पर भी जो है रिस्क रहता है। बाजार के प्रतिकूल परिस्थितियों का उत्पन्न होना, कई बार परिस्थितियाँ जो होती है वो बाजार के प्रतिकूल हो जाती है, कि सरकार जो होती है वो टैक्स वगैरह ज़्यादा लगा देती है, कच्चे माल की कीमतें जो बढ़ने लगती है, या अन्य प्रकार के जो उत्पादन के साधन होते हैं उनकी लागत बढ़ने की वजह से भी कीमतें बढ़ने लगती है, लागतें बढ़ने लगती है, तो उस प्रकार का जोखिम जो होता है वो भी एक उत्पादक को उठाना पड़ता है। आगे है पुराना पड़ जाना, ऑब्सोलेंसिस, जिसमें उत्पादन की तकनीक जो होती है वो पुरानी पड़ जाती है। अब पुरानी तकनीक से अगर कोई प्रोडक्शन किया जाएगा तो उस प्रोडक्शन को जो लोग कम पसंद करेंगे। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पुराने समय के अंदर अगर आप आज से 8-10 साल पहले की बात करते हैं तो उस समय जो ये खेस वगैरह बनाए जाते थे, ये जो हाथ से जो बनाए जाते थे, लेकिन उसके बाद में ये जो टेक्नोलॉजी वो पुरानी पड़ गई और अब मशीनों से जो खेस बन रहे हैं वो बेहतर क्वालिटी के हैं और देखने में भी सुंदर हैं। तो ऐसे में वो जो तकनीक पुरानी पड़ी है उस पुरानी तकनीक से जो काम किया जा रहा था उस काम को पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे में रिस्क रहता है कि अगर तकनीक पुरानी पड़ गई तो उस पूरा का पूरा जो काम धंधा वो चौपट हो सकता है। ऐसे में दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो पुराना काम धंधा छोड़ दे, कोई नया काम धंधा अपना ले, उसमें भी रिस्क है कि पहले वाले जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो किसी काम का नहीं रहेगा। दूसरा ये होता है कि पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसके स्थान पर नई टेक्नोलॉजी को वो स्वीकार कर ले, तो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी जो उसको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें होती है इन चीज़ों का रिस्क जो होता है वो उठाना पड़ता है। आगे है कि फैशन जो होती है वो आउटडेटेड हो जाती है, कि कुछ वस्तुएं जो होती है उन वस्तुओं का जो एक विशेष समय के दौरान जो फैशन आता है और फैशन के दौरान ही लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में कई बार ये होता है कि फैशन जो होता है वो चला जाता है, यानी लोग उस वस्तु को अब पसंद करना बंद कर देते हैं, या बहुत कम लोग होते हैं जो कि उसको पसंद करते हैं। तो उसके कारण जो होता है वो एक उत्पादक जो होता है उसको जो है रिस्क रहता है, वो जो है इस प्रकार का रिस्क उठाता है। आगे होता है अनिश्चितता। कई बार जो अनिश्चितता की स्थिति होती है उस अनिश्चितता की स्थिति के अंदर भी जो है रिस्क रहता है। जैसे आने वाले समय में मांग की क्या स्थिति रहेगी नहीं पता, कच्चे माल की कीमतें क्या रहेंगी उसके बारे में नहीं पता, आने वाले समय के अंदर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहेगी उसको लेकर के भी जो है निश्चितता नहीं होती। तो इस प्रकार से ये जो जोखिम होते हैं जिसमें प्रतिस्थापन का जोखिम है, जिसमें मुख्य जोखिम है, जिसमें पुराना पड़ जाना है टेक्नोलॉजी का, उत्पाद का, वो भी जोखिम रहता है, और अनिश्चितता का जोखिम भी जो है एक उत्पादक को उठाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम देखते हैं तो प्रतिस्थापन या जो गिरावट है उसका अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन मशीन और बिल्डिंग के पुराने पड़ जाने के संबंध में जो उचित अनुमान लगाना संभव नहीं होता, कि कोई मशीनरी है वो कितने समय तक चलेगी, कितने समय तक वो टेक्नोलॉजी काम में रहेगी, बिल्डिंग है वो कितने टाइम तक जो काम करने योग्य रहेगी, इसके बारे में सटीक अनुमान नहीं होता। इसी प्रकार से वस्तु को उत्पादित करने और बेचने के समय में अंतर हो सकता है, जिसके बारे में भी उद्यमियों के जो अनुमान है वो गलत सिद्ध हो सकते हैं। जैसे हमने जो प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन जो हमारा आज बिकने के बजाय आने वाले समय में, जैसे मान लीजिए हमने जो 1000 वस्तुओं का प्रोडक्शन किया और वो जो प्रोडक्शन है वो 2 साल में बिकेगा। अब हो सकता है कि ये जो गैप है 2 साल का, उस दौरान हमने जितनी मांग का अनुमान लगाया था उतनी मांग ना हो, तो उसकी वजह से रिस्क होता है कि सारी वस्तुएं ना बिकेंगी तो अवांछित स्टॉक रहेंगे, और उस अवांछित स्टॉक की वजह से जो प्रोड्यूसर है उनको हानि होगी।
तो इनकी वजह से जो उद्योगपति होता है उसको हानि भी हो सकती है, और ऐसे में एक उद्योगपति जो है वो हानि तभी सहन करेगा जब उसको लाभ मिलने की संभावना होगी। हाले यह मानते हैं कि उद्यमी को प्रबंध और समन्वय का पुरस्कार लाभ के रूप में नहीं मिलता, बल्कि लाभ जो है जोखिम उठाने का पुरस्कार है। भविष्य की मांग, उत्पादन और कीमत के बारे में सही हो यह भी आवश्यक नहीं है। तो उनके अनुमान जो होते हैं कि मांग क्या रहेगी, प्रोडक्शन का लेवल क्या रहेगा, कीमत क्या रहेगी, इसके बारे में भी जो उद्योगपति होते हैं उसका अनुमान सही नहीं होता। जैसे एक उद्योगपति उसने अनुमान लगाया कि आने वाले समय के अंदर जो 5,000 वस्तुओं की मांग रहेगी, लेकिन मांग हुई केवल 1,000 वस्तुओं की, रिस्क है, उसको हानि हो सकती है। उद्योगपति ने अनुमान लगाया कि एक वस्तु, एक जो पेन उसने प्रोड्यूस किया, उस पेन की कीमत 5 रुपए रहने वाली है, लेकिन कीमत रही 4 रुपए, ऐसे में भी उसको रिस्क है। तो इस प्रकार से एक जो व्यवसायी होता है वो हर समय जो है अनेक प्रकार के रिस्क की स्थिति में रहता है, और वो रिस्क उठाता है, वो हानि सहन करने के लिए तैयार होता है, और ये हानि सहन करने की तैयारी या जो जोखिम उठाने का पुरस्कार है वही जो है लाभ है। अब आगे आलोचना में देखते हैं आप कि ये जो हाले ने रिस्क का सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत के अंदर कुछ कमियां हैं, जिन कमियों के आधार पर जो है वो इसकी आलोचना की जाती रही है। पहला, जोखिम और लाभ के बीच में कोई संबंध नहीं होता। कार्वर के अनुसार उद्यमी को लाभ जोखिम कम करने के फलस्वरूप मिलता है। हाले ने क्या कहा कि जितना ज्यादा जोखिम उठाएगा पुरस्कार उतना ही ज्यादा मिलेगा, यानी लाभ उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन कार्वर कहते हैं कि ज्यादा रिस्क उठाने के परिणाम स्वरूप लाभ नहीं मिलता है। लाभ वही उद्योगपति उठाएगा जो रिस्क को कम करेगा, जो जोखिम को कम करेगा। तो जोखिम कम उसी को होगा जो सटीक अनुमान लगा पाएगा। तो सटीक अनुमान की वजह से ही एक उद्योगपति जो होता है वो लाभ उठाता है। दूसरा, जोखिम उठाने के अलावा भी उद्योगपति जो होता है कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे समन्वय है, प्रबंधन है, इनका कार्य भी करता है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो एलिमेंट्स है, ये भी जो है वो लाभ को प्रभावित करते हैं। तो इन तत्वों को जो है हाले ने अपने सिद्धांत में शामिल नहीं किया है। इस वजह से हाले के सिद्धांत को हम जो संपूर्ण सिद्धांत नहीं कह सकते। प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ जो होता है ज्ञात जोखिमों के बजाय अज्ञात जोखिम सहन करने की वजह से मिलता है। अब हाले ने तो यहाँ पर सभी प्रकार के जोखिमों को कह दिया कि भी लाभ प्राप्त होगा, लेकिन जो जोखिम ज्ञात है, जिनके बारे में हमें पहले से ही पता है, उन जोखिमों का एक जो उद्योगपति होता है वो रिस्क कवर कर लेता है, यानी बीमा करवा लेता है। तो बीमा करवाने की वजह से जो उसको अगर लॉस होता है तो वो बीमा कंपनी को उठाना पड़ेगा, उसको तो नहीं उठाना पड़ेगा, उसको कोई जोखिम नहीं है। लेकिन कुछ जोखिम ऐसे होते हैं जिनका पहले से ही पता नहीं होता, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा या आगजनी है, इनके बारे में सटीक अनुमान नहीं लगाए जा सकते। तो ये जो जोखिम उठाते हैं, इन जोखिमों के परिणाम स्वरूप उद्योगपति को लाभ प्राप्त होता है। आगे, ये जो रिस्क थ्योरी है ये एक संकीर्ण सिद्धांत है, क्योंकि लाभ केवल जोखिम उठाने के कारण ही नहीं मिलता, बल्कि लाभ के और बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे उद्योगपति योग्यता है, जो उद्योगपति एफिशिएंट है वो जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेगा, उत्पादकता बढ़ा पाएगा, तो उसकी वजह से उसको जो है लाभ प्राप्त होगा। नव परिवर्तन है, उसकी वजह से जो है लाभ प्राप्त होता है। एकाधिकार की अवस्था में भी जो है लाभ प्राप्त होता है। तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो जिन अवस्थाओं के अंदर जो एक उद्योगपति को लाभ प्राप्त हो सकता है, जिसका इस सिद्धांत के अंदर जो वर्णन नहीं किया गया है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत जो है एक संकीर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही जो एलिमेंट है लाभ का, रिस्क, उसको शामिल किया गया है। आगे, जोखिम और लाभ में अनुपातिक संबंध नहीं। हाले ने ये कहा है कि रिस्क जितना बड़ा उतना ही बड़ा प्रॉफिट। इनके अनुसार तो प्रत्येक उद्योगपति को आंख बंद करके रिस्क उठाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क उठाएंगे प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सारे व्यक्ति जो है रिस्क उठाते, क्योंकि किस क्षेत्र में जाते बोले जिसमें आने की ज्यादा संभावना पर उसमें चलते, क्योंकि उसमें ज्यादा बड़ा रिस्क है, तो उसमें हमें प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होगा। तो ऐसे में लाभ और जो जोखिम और लाभ होता है उसके बीच में कोई अनुपातिक संबंध नहीं होता, जैसा कि हाले ने अपने सिद्धांत में बताया है। अब हम मूल्यांकन वाला हिस्सा देखते हैं कि अब तक को जब हमने किया है उसमें हमें कितना कुछ समझ में आया है। तो पहला है लाभ क्या होता है, व्हाट इज प्रॉफिट। दूसरा है लाभ के जोखिम सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें बताना है कि लाभ क्या होता है। उसके बाद में हाले ने जो लाभ के बारे में क्या बताया है,
उसके बाद इसके अंदर जो कमियां हैं, जो आलोचनाएं इसकी है, उसकी हमें जो है एक्सप्लेनेशन करनी है। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।